बदलते रिश्ते। सुबह सुबह अचानक विवेक की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त प्रशांत से हो गई थी। उसी ने बताया था कि उसकी मामी उमा देवी गंभीर रूप से बीमार है। साथ ही वो यह भी जोड़ना नहीं भूला था कि सदा से ही कम बोलने वाली उसकी मामी की मूक निगाहें उसी के इंतजार में दरवाजे पर टिकी रहती हैं। तभी से अपने सारे उपालंब भूल वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। कई बार वह मामी के घर के दरवाजे तक जाकर लौट आया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई थी घर में दाखिल होने की। रात के 2 बजने वाले थे, पर अभी तक उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जितना ही वो अपनी यादों को झटक कर चैन से सोना चाहता था, उतनी ही क्रूरता से यादों के खंजर उसके दिल में उतरकर रेत में पड़ी मछली की तरह तड़पा रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करे कि अपनी उस अविवेकी भूल को सुधार ले, जिसने उसे गहरे विषाद में डालकर उसके जीवन के मायने ही बदल दी थी। बार बार उसका मन यादों के समुद्र में गोते लगाता उस प्यार और विश्वास का सूत्र तलाश रहा था, जिसके सहारे वह अब तक महफूज रहा। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह स्वयं विध्वंसी था, इसलिए उस प्यार के सूत्र को थामना अब उसके लिए आसान नहीं था। आज उस घर को छोड़े उसे पूरा 1 महीना और 2 दिन हो रहे थे। एक एक दिन का हिसाब उसने अपनी उंगलियों पर जोड़ रखा था। इस दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उसे अपनी माँ जैसी मामी की याद नहीं आई हो या घर छोड़कर आने का पश्चाताप नहीं हुआ हो। हालांकि माँ जैसी कहना भी मामी का अपमान ही था। वह तो उसकी माँ ही थी। जितना कुछ उन्होंने उसके लिए किया, अगर माँ भी जिंदा होती तो शायद ही उसके लिए कर पाती। वह मामी का अतिशय प्रेम ही था, जिसने उसके जेहन से माँ की तस्वीर भी धुंधली कर दी थी। उसके हर कदम पर ढाल बनकर बचपन से खोए उसके आत्मविश्वास को वापस लाकर जीना सिखाया। उसी मामी को जब उसके मजबूत सहारे और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें अकेला छोड़ाया था। आज भी विवेक को याद है जैसे कल की बात हो, जब वह मामी के पास आया था। काफी छोटा था, शायद 4 या 5 वर्ष का था। इससे पहले वह एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में रहता था, फिर भी उसे मम्मी और दादी के प्यार के अलावा किसी और का प्यार नसीब नहीं होता था। अपने पापा को तो वह कभी ठीक से जान ही नहीं पाया। अपने व्यापार में वे इस कदर व्यस्त रहते थे कि सुबह तड़के घर से निकल जाते थे, तब अक्सर वह सोया ही रहता। जब देर रात तक लौटते तब भी वह सोया ही रहता। कभी वे घर पर रहते भी तो खुश होने के बदले वह उनकी उपस्थिति से सहमा और आतंकित रहता। जब तब वह अपना खट्टराग शुरू कर देते, ढूंढ ढूंढ कर मम्मी की गलतियां निकालते। पतली दुबली साधारण शक्ल सूरत वाली उसकी मम्मी उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखती, फिर भी उसके तुनका मिजाज और क्रोधी पिता उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी दहाड़ते रहते। अक्सर बिना किसी गलती के ही मम्मी उनसे माफी मांगती, शर्मसार होती रहती। जब तक पापा घर में रहते, मम्मी की आंखों में खौफ सा समाया रहता। उनके सामने खुलकर कभी अपने बेटे को भी प्यार नहीं कर पाती। मम्मी के इस तरह समझौता करने के कारण ही उसके पापा की मनमानियां बढ़ती जा रही थीं। तब प्रथम श्रेणी से केमिस्ट्री में एमएससी उसकी मम्मी ने नौकरी करने का मन बना लिया था। हिम्मत जुटाकर उसकी मम्मी अपनी सोच को अपने भैया की मदद से यथार्थ में अंजाम देना चाहती थीं। लेकिन उन्हीं दिनों वे कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थीं। उसके पापा उन्हें डॉक्टर से दिखाने के बदले उनकी बीमारी को उनकी कामचोरी का बहाना बताते। खुद अपने बेटों की मोहताज दादी ही कुछ घरेलू दवाइयों का इंतजाम करती। किसी तरह उसके मामा को उसकी मम्मी की बीमारी के विषय में पता चल गया था। सुनते ही दौड़े चले आए थे। आते ही मामा को उसके पापा के उदासीन रुख और रवैये को पहचानने में देर नहीं लगी थी। फिर तो बहन को साथ लेकर ही पटना लौटे थे। मम्मी के साथ वह भी पटना आ गया था, एक नए खुले परिवेश और नए वातावरण में, जो उसके जीवन का एक सुखद अनुभव था। जल्द ही वह पटना के स्वस्थ और खुले वातावरण में सबके साथ घुल मिल गया। उसके आहत बचपन ने पहली बार राहत महसूस की। अपने पास लाकर उसके मामा और मामी ने उसकी मम्मी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई डॉक्टर बदले गए, फिर भी लिवर का कैंसर जानलेवा साबित हो रहा था। इलाज के दौरान कभी कभी पापा के दर्शन हो जाते, पर जल्द ही काम का बहाना बना अपनी जिम्मेदारी मामा पर छोड़ लौट जाते। उनके स्वभाव से पूरी तरह परिचित हो गए मामा उनसे कोई भी उम्मीद ही रखना छोड़ चुके थे। पीली पड़ती मम्मी की आंखों में बस हर समय उसी की चिंता रहती।
अपनी आसन्न मृत्यु को देखकर वे एक दिन मामी से बोली थी, मैं सिर्फ विवेक के लिए जीना चाहती थी, पर अब यह नहीं हो सकता। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि इसकी जिंदगी में तुम मेरी जगह लेकर इसे अपने बच्चों में शामिल कर लेना। जब मामी ने उन्हें वचन देते हुए कहा था, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपना ही बेटा मानती हूं, वैसे तुमको भी कुछ नहीं होगा। मामी के वचन देते के कुछ देर बाद ही हमेशा के लिए उसकी मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बहन की असमय मृत्यु से दुखी उसके मामा ने उनके अंतिम संस्कार की भी पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसके पापा तो मूक दर्शक की तरह सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल भर हो लिए पंडितों द्वारा बताए कुछ विधि विधान पूरे कर अपना कर्तव्य निभा दिया। जब विवेक की जिम्मेदारी की बात आई, उसके पापा ने बड़ी कुशलता से उसे उसके मामा मामी के सिर पर डाल दिया। अभी मैं इसे यहीं छोड़े जा रहा हूं, इसकी पढ़ाई की कुछ व्यवस्था कर लूं, फिर इसे यहां से ले जाऊंगा। तब तक आप लोगों के साथ रहकर यह भी इस हादसे से थोड़ा उबर जाएगा। पापा के उन थोड़े दिनों की अवधि कभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उस छोटे से मासूम बिन मां के बच्चे को उस समय पिता के प्यार और संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जल्द ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली और विवेक का पिता शब्द से नाता हमेशा के लिए टूट गया। जन्मदाता ने भले ही उसे भुला दिया, पर मामी ने अपनी सखी जैसी ननंद को दिए गए वचन को पूरी तरह निभाया। उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों जैसे की। प्राइमरी शिक्षा से लेकर अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA कराने तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी हर जरूरत को मामा मामी खुशी खुशी पूरा करते। धीरे धीरे उस परिवार में वह पूरी तरह रच बस कर उस परिवार का हिस्सा बन गया था। कालांतर में शांत और गंभीर विवेक के साथ मामी को अपनी बेटियों से भी ज्यादा अपनापन हो गया था। मामी अपनी हर छोटी बड़ी बात निसंकोच उसके साथ बांटती। उनकी दोनों बेटियां वसुधा और नेहा भी उसे अपने छोटे भाई जैसा ही मान और प्यार देती, उसकी देखभाल करती। विवेक भी कभी दोनों बहनों को भाई की कमी महसूस नहीं होने देता। कभी कभी विवेक को अपने पापा का उसे पूरी तरह भुला देना शूल की तरह चुभता, कभी अपनी दादी का प्यार विकल कर देता। फिर भी वह इसकी चर्चा किसी से नहीं करता। समय की रफ्तार को भला कौन रोक सका है। देखते देखते वे तीनों भी बड़े हो गए। दोनों बहनों की पढ़ाई समाप्त होते ही मामा ने अच्छा घर वर तलाश कर उनका विवाह कर दिया था। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई, उसका भी कैंपस सिलेक्शन हुआ। कई मल्टीनेशनल कंपनियों से नियुक्ति पत्र मिले। किस कंपनी को ज्वाइन करे, इसका फैसला अभी कर ही रहा था कि अचानक उसके मामा का दिल का दौरा पड़ने से घंटे भर में ही मृत्यु हो गई। इस अचानक हुए हादसे से पूरा परिवार शोकाकुल हो उठा। मामी तो पूरी तरह टूट गई थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाली मामी को जिंदगी की इस संध्या बेला में खुद ही किसी के प्यार और संबल की जरूरत हो गई थी। दोनों बेटियों की अपने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें छोड़कर मामी के पास रहना उनके लिए संभव नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी मामा जी के व्यापार को संभालने की। घर के दामाद चाहते थे कि दोनों व्यापार को आपस में बांटकर चलाएं, पर मामी को यह फैसला कतई मंजूर नहीं था। मामी की इच्छा का आभास होते ही विवेक ने फैसला लिया कि अपने नौकरी करने की इच्छा को तिलांजलि दे अपनी मामी का साथ देगा, बेटा होने का फर्ज निभाएगा। दुर्भाग्य के उस कठिन समय में विवेक के इस फैसले ने उसकी मामी को अपने टूटे बिखरे अस्तित्व को संभालकर विपरीत परिस्थिति का सामना करने का साहस दिया। विवेक का सहारा पाकर उन्होंने तुरंत फैसला लिया, मैं अपना सारा कारोबार विवेक के साथ मिलकर खुद संभालूंगी। मानसिक रूप से मामी के थोड़ा संभलते ही कारोबार की सारी जिम्मेदारी विवेक ने अपने कंधे पर उठा ली और मामी से सलाह लेकर वह बखूबी सब कुछ संभालने लगा। उसकी एकाग्रता, मेहनत और लगन ने कुछ ही दिनों में मामा के व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जल्द ही उसकी सफलता के चर्चे उसके रिश्तेदारों के माध्यम से होते हुए उसके पिता तक भी पहुंचने लगे। बरसों से अपने बेटे की कोई खोज खबर नहीं लेने वाले पिता को अचानक ही अपने कुलदीपक की याद आ गई। जल्द पहुंच गए थे, कुछ उपहारों के पैकेट लिए अपने बेटे को अपना नाम और पहचान देने। लेकिन उनके इस बिन मौसम बरसात का विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी स्वार्थी सोच और अय्याशियों के कारण उसने और उसकी मां ने जो वेदनाएं सही थीं, उसकी तपिश अभी ठंडी नहीं हुई थी। वैसे भी उनके अचानक उमड़ आए प्रेम में छुपे लालच से वह अनजान नहीं था, क्योंकि वह भी व्यापार की हर खबर से वाकिफ था। अपने किताब के व्यापार में हुए भारी नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण बरसों पहले त्यागा अपना बेटा और उस पर अपना हक याद आ गया था।
उसने साफ साफ अपने पिता को समझा दिया था कि जिस बाप ने कभी उसे मंझधार में थपेरे खाने को छोड़ दिया था और कभी मुड़कर भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, उस पिता से उसका अब कोई संबंध नहीं था जिसने उसे अपनाया, बेटे का मान सम्मान और अधिकार दिया। अब उसका संबंध भी सिर्फ उन्हीं लोगों तक था। उसने अपने पिता से उसी बेदर्दी से अपने सारे संबंध तोड़कर उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया जैसा कभी उन्होंने किया था। हमेशा से अपने बेटे के प्रति गैर जिम्मेदार रहे उसके पिता उसे बेटे की जिम्मेदारियां समझाते गुस्से से पैर पटकते वहां से चले गए थे। इस घटना से बरसों से पिता के लिए दग्ध उसके मन को जैसे ठंडक पहुंची थी। वह नए आत्मविश्वास से अपने काम में जुट गया था। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ आई हुई थीं, जिससे घर में नित्य सैर सपाटे के प्रोग्राम बनते रहते। एक दिन करीब आधी रात को उसकी नींद खुली तो वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। छत की तरफ से आधी हल्की आवाजें सुन वह भी छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। दोनों दीदी और दोनों जीजाजी बैठे बातें कर रहे थे। वह भी उनकी बातों में शामिल होने के लिए बढ़ा। तभी बड़े जीजाजी की बातें सुन उसके कदम अंधेरे में ही ठिठक कर रह गए। विवेक के प्रति तुम्हारी मम्मी का झुकाव देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि भावना में बहकर कहीं उसे अपने जायदाद का तीसरा हिस्सेदार ना बना ले। मम्मी का दिल जरूर बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि अपनी बेटियों का हक किसी और को दे दे। नेहा दीदी की आवाज थी। मम्मी पापा ने सिर्फ उसकी परवरिश की है, उसे गोद नहीं लिया था, इसलिए वह चाहे भी तो कानूनन उसका कोई हक नहीं बनता। बेईमानी करे तो अलग बात है। वसुधा दी के बोलते ही छोटे जीजाजी बीच में बोल पड़े थे। आदमी का कौन ठिकाना, अच्छे अच्छों की नियत संपत्ति देखकर डोल जाती है। विवेक तो वैसे भी बचपन से एक एक पैसे के लिए इस परिवार पर आश्रित रहा है। इसकी नियत डोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जीजा तो खैर गैर थे, पर वसुधा दी की आवाज ने तो उसके कानों में जैसे पिघला सीसा उड़ेल दिया। इससे अधिक वह सुन नहीं पाया। एक झटके में उन लोगों ने उसे इस परिवार के लिए पराया साबित कर दिया था। उल्टे पांव अपने कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब तक किले की भांति संरक्षण देने वाले घर ने जैसे एकाएक रेत का ढेर बनकर उसे बेगाना बना दिया था। अचानक वह अपने को काफी थका हुआ और बेबस महसूस करने लगा था। अपनी ही बेचारगी पर उसे रोना आ रहा था। जल्द ही उसकी बेबसी गुस्से के रूप में फूट पड़ी थी। मामा मामी के उपकारों से कृतार्थ उसके दिल में उनके लिए ईश्वर से भी बढ़कर श्रद्धा और निष्ठा थी। दोनों बहनों को भी निस्वार्थ दिल की गहराइयों से प्यार करता था। मामी जो उसे सैलरी देती थी, उसके अलावा कभी उनकी धन संपत्ति के विषय में सोचता भी नहीं था। जरूरत पड़ने पर उन लोगों के लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। फिर भी उन लोगों ने उस पर इतना घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाया था, जिसे सुनकर उसका सर्वांग लहर उठा। तो क्या अब तक जो उन सभी के प्यार को वह अमृत समझकर तृप्त हो रहा था, वह निरा विष मात्र था, एक छलावा था? लेकिन वह महादेव नहीं था जो जिंदगी में मिले इस विष को पचा जाता। बातों का जहर सिर पर चढ़ने लगा था। उसने तत्काल फैसला किया, सारे बंधन और मोह माया को त्याग वह इस घर को छोड़कर चला जाएगा। दूसरे दिन ही वह बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चला गया था। सिर्फ 2 लाइनें लिखकर छोड़ आया था। मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। कोई मुझे खोजने की व्यर्थ कोशिश ना करे। जिंदगी की सारी तपन को भुला वह नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन पीछे छोड़ आए अपने उस बेगाने परिवार के लिए अक्सर उसका मन विकल हो उठता। कुछ दिनों तक यूं ही भटकने के बाद मन थोड़ा शांत हुआ। को ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे भयंकर अपराध बोध का एहसास होने लगा। उसके इस तरह से घर छोड़ने पर मामी पर जाने क्या बीत रही होगी। बड़ा विश्वास था ना मामी को उस पर, लेकिन उसी के कारण सारी जिंदगी स्वाभिमान से अपने उसूलों पर जीने वाली उसकी मामी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कितने ही फैसले लेने पड़ेंगे, जिसके लिए सिर्फ वह जिम्मेदार होगा। उसकी इस हरकत के कारण आस पड़ोस के लोग जाने कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। ये सारी बातें शिद्दत से उसका पीछा करने लगी थीं। दूसरे दिन वह साहस कर सीधे मामी के घर जा पहुंचा। बरामदे में ही मामी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटी मिल गईं। उन्हें देखते ही उसके हृदय पर गहरा आघात लगा। इतने दिनों में ही उनकी कंकाल सी बन गई देह पहचानी नहीं जा रही थी। उसके कदम ठिठक कर वहीं रुक गए।
तभी उनकी आंखें खुल गईं। नजर मिलते ही उनके श्रीहीन चेहरे पर चमक आ गई। अब वो अपने को ज्यादा रोक नहीं पाया और उनके पैरों के पास बैठकर उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। मामी की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों ने जैसे एक दूसरे के आंसुओं से ही सारी अनकही बातें कह डालीं। आंसुओं के आवेग के थोड़ा थमते ही उसके सिर पर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरती मामी का पहला सवाल था, किसकी बातों का जहर तुझे इस कदर मरमाहत कर गया कि तू घर छोड़ने को मजबूर हो गया? वह कोई जवाब देता उसके पहले वसुधा दी के स्नेहिल स्पर्श ने उसे चौंका दिया। कहाँ चला गया था रे, हम सबको छोड़कर? ना ना, चौंक मत, तुम्हारे घर छोड़ते ही मैं समझ गई थी। उस रात निश्चित रूप से तुमने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए घर छोड़कर चला गया था। माना यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जो सहज ही प्राप्त तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का हमने मूल्य नहीं समझा। फिर भी बरसों के प्यार के बंधन क्या यूं एक झटके में तोड़े जाते हैं, वह भी बिना किसी को कुछ बोले। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया था। फिर अपने को संभालते हुए बोली, जब तू चला गया तब हमारी समझ में आया दुनिया की कोई संपत्ति तुम्हारे प्रेम और समर्पण से बढ़कर नहीं हो सकती। अपनी बातें समाप्त कर वसुधा दी ने सारी बातें सच सच मामी को बता दी थीं, जिसे सुनते ही उस जीर्णावस्था में भी मामी उबल पड़ी थी। आज मेरे इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। मेरे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है कि मेरे ही बच्चे मेरी जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जो दोनों बहनों ने भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा धन संपत्ति को अहमियत दी। मैंने अपने तीनों बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सींचने में अपना जीवन होम कर दिया। फिर मेरा एक बच्चा, मेरा बेटा, गैर कैसे हो गया? दोनों बेटियों की तरह वह भी मेरे दिल से जुड़ा मेरे ही वजूद का हिस्सा है। फिर कैसे बना दिया तुम लोगों ने उसे पराया? फिर थोड़ा रुककर बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने विवेक को सिर्फ कहने के लिए अपने बच्चों में शामिल नहीं किया था, उसे अपने बेटियों के साथ वारिसों में भी शामिल कर उसे बराबर का हक दिया था, जिसका प्रमाण है तुम लोगों के पापा द्वारा बनाई गई वसीयत, जिसे मैंने अब तक जगजाहिर नहीं किया था। काश तुम लोगों में भी अपने पापा की तरह उदार विचारशीलता होती। फिर विवेक की तरफ मुड़ते हुए बोली, विवेक, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? इतना बड़ा फैसला लेने के पहले तुमने एक बार भी मुझसे बातें करना जरूरी नहीं समझा? मामी की बीमारी से कमजोर पर गंभीर आवाज में पहले की तरह का ही रोब समाया हुआ था, जिसने तीनों भाई बहन की बोलती बंद कर दी थी। तब हमेशा की तरह विवेक ने ही बात को संभाला। माना हम तीनों ने अपनी अपनी जगह गलतियां की हैं, बस बिना किसी भेदभाव के हम तीनों को बस एक बार माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। विवेक का गिड़गिड़ाना देख क्रोध के आधिक्य से जड़ हो गई मामी के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी सी चुप्पी के बाद उन्होंने हंसकर अपनी बाहें फैला दी। बिना देर किए तीनों भाई बहन जाकर उसमें समा गए। घर का वातावरण खुशनुमा होते ही मामी की सारी बीमारी भी जाने कहाँ गायब हो गई। पराए बच्चे के लिए इतना प्यार और ममता देख विवेक का सिर एक बार फिर उस ममतामयी मां के सामने नतमस्तक हो उठा। काश दुनिया की 1% मां भी मामी की तरह सिर्फ एक अनाथ बच्चे को अपने बच्चों में शामिल कर लेती तो कितनों की जिंदगियां बदल जाती।